हेलो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि रुद्र कैसे अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उसकी आंखों के सामने मन्नत का चेहरा हर वक्त घूमता रहता था, जिस वजह से वह खुद को बहुत ज़्यादा बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। अब आगे, जहाँ रुद्र अपने दर्द में परेशान था, वहीं दूसरी तरफ मन्नत जब ब्रिटेन वापस आती है तो उसके साथ उसके सारे दोस्त भी वापस आते हैं। मेथल, बेल्ला और एलिस और लूसिया ये सब मन्नत के साथ ही वापस आ गए थे। वहीं मन्नत जो अपने महल न जाकर एक प्राइवेट विला में रुकी थी, क्योंकि वह अभी किसी को नहीं बताना चाहती थी कि वह वापस आ गई है, जिससे उसे यहाँ के माहौल के बारे में जानकारी मिल सके। वैसे भी अब तक निकोलस ने उसे बहुत कुछ बता दिया था। जिस वजह से वह पहले से ही अलर्ट हो गई थी। यहाँ ब्रिटेन के हालात अच्छे नहीं थे। उन लोगों ने दादा विलियम थॉमस और दादी नोआ थॉमस को मेकर ने महल में ही कैद कर लिया था, क्योंकि उसे लगता था कि अभी क्वीन यहाँ नहीं है, जिस वजह से वह जल्दी से जल्दी अपने सारे काम खत्म कर ले, वरना क्वीन के होते हुए वह पत्ता तक हिलाने की गलती नहीं कर सकता था। वहीं दादा विलियम थॉमस उसकी हरकतों को देखकर परेशान हो चुके थे। उसने उन्हें उन्हीं के महल में नज़रबंद कर दिया था, जिस वजह से वह कहीं आ जा नहीं सकते थे। और मेकर और एलेनोर के गार्ड हर वक्त उनके आसपास रहते थे, जिस वजह से वह सीक्रेट तौर पर कोई काम नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें बस ओलिविया का ही इंतज़ार था। वैसे भी अब तक उन्हें इतना खबर दे दिया गया था कि ओलिविया ब्रिटेन आ चुकी है, जिस वजह से दादाजी जो इतना ज़्यादा परेशान थे वह शांत हो चुके थे। लेकिन फिर भी उन लोगों के आगे दिखावा तो करना था अपने परेशानी का, इसलिए वह भी नाटक कर रहे थे। वहीं एलेनोर ने किंग मेकर और ब्लेयर को अपने साथ मिला लिया था। यह राजनीति सत्ता के सबसे ऊंचे पद पर बैठे वहाँ के अमीर थे। उन्हें अपनी तरफ करने की वजह से उसे लग रहा था कि उसका पलड़ा भारी हो चुका है और वह जल्दी ही ओलिविया का पता लगा के उसे ख़त्म कर देगी, जिससे यह पूरी सत्ता उसकी हो जाएगी। आखिर में एलिनोर ने इस काम के लिए कितने पापड़ बेले थे। उसने अपना 20 साल बस इसी काम के लिए बर्बाद कर दिया था, इस सत्ता को हड़पने के लिए। उसी ने अमेलिया और एडवर्ड को जान से मरवा दिया था। यह सब उसी की राजनीति थी। जिस बात का पता ओलिविया को चल चुका था कि उसकी माँ के मौत के पीछे उसकी चाची का ही हाथ है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, जिस वजह से
वह उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। और जब तक क्वीन यहाँ रहती, यह लोग खुल के अपने कारनामे किसी को नहीं दिखा सकते थे। इसलिए वह यहाँ से 2 महीनों के लिए गायब हो गई थी। उसके गायब होने का सबसे बड़ा कारण यही था। एक तो वह उन दुश्मनों से बच रही थी जो सीक्रेट तरीके से उसके पीछे पड़े थे और उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरा उसका यह सबसे बड़ा चाल था कि उसके यहाँ न रहने पर मेकर और एलिनोर खुलकर अपने कारनामे सबके सामने लाएंगे। वहीं उसने यहाँ अपने बहुत ही विश्वास पात्र लोगों को इनके पीछे लगा रखा था, जो हर पल इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करते रहते थे। और अब वक्त आ गया था जब पार्लियामेंट में सबके सामने इन सबूतों को पेश किया जाता, जिससे एक ही पल में इनकी सत्ता पूरी तरह से समाप्त हो जाती। वैसे भी एडवर्ड थॉमस के अच्छाई का फ़ायदा उठाकर एलिनोर पहले ही बड़े पद पर बैठ चुकी थी, जिस वजह से उसे हटाना इतना आसान नहीं था। लेकिन अब जब उसके खिलाफ इतने सारे क्लू मिल गए हैं तो उसे हटाना बहुत ही आसान होगा। लेकिन अभी उसे छिपकर रहना पड़ेगा जब तक कि एलिनोर खुद कुछ ऐसी गलती ना कर दे जिससे उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। वहीं अब वह लोग अपने विला में बैठकर एक अच्छी सी प्लानिंग करने लगते हैं कि कैसे वह एलिनोर को अपने जाल में फंसाए। सभी लोग इस बारे में देर रात तक डिस्कस करते रहे और फिर अंत में पूरा प्लान तैयार होने के बाद वह लोग आराम से अपने कमरे में जाकर सो गए थे। अब ओलिविया के लिए एक नई सुबह आने वाली थी। कल का दिन वह सबके सामने जाने वाली थी, लेकिन यह सब आसान होने वाला नहीं था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वह पहले इन सबके सामने ओलिविया थॉमस बनकर जाएगी, जिस वजह से यह लोग उसे देखकर बौखला जाएंगे और उस पर अटैक करने की कोशिश करेंगे, और वह सबूत उन लोगों को जेल तक पहुंचाने में काम आएगा। दूसरा दिन सुबह होते ही उसके सारे दोस्त अपने अपने काम में लग गए। मेथल लूसिया से बोलती है कि तू हर वक्त ओलिविया के साथ रहना, क्योंकि तुझे पता है उसकी घटिया चाची हमेशा उसे मारने की फिराक में रहती है। अगर तुमसे थोड़ी भी चूक हुई तो तुम सोच नहीं सकती हो वह कितने बड़े खतरे में फंस जाएगी। वहीं उसकी बात को सुनकर एलिस बोलती है वह चाहे जितनी भी घटिया हो, पर हमारी ओलिविया जितनी ताकतवर नहीं हो सकती है। तुम्हें तो अच्छे से पता है ओलिविया की स्ट्रेंथ का। वह ऐसे 100 लोगों को धूल चटा सकती है। इस वजह से तुम उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र न करो। वैसे भी वह पूरी तैयारी के साथ जाएगी, इसलिए गलती का तो कोई चांस ही नहीं बनता। उसकी बातों को सुनकर मेथल थोड़ा रिलैक्स होती है, लेकिन फिर भी उसे
बहुत चिंता थी। आज वह लोग अपने मकसद को अंजाम देने जा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने इतने सालों तक संघर्ष किया। वहीं ओलिविया अपने रूम में अपने माँ पापा के तस्वीर के आगे खड़ी थी। इस वक्त उसके आंखों में आंसू भरा हुआ था। वह उन भरी हुई आंखों से अपने माँ पापा को देख रही थी और उन्हें देखते हुए बोलती है, मॉम डैड, मैं आज सब कुछ खत्म कर दूंगी। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी जिन लोगों ने आपके साथ यह सब किया है। उन घटिया लोगों की वजह से आप लोग मुझसे इतना दूर हो गए। मुझे अनाथों की तरह अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ी। मैं उन्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगी। हर एक पल उन्हें तड़पना पड़ेगा। फिर उन्हें एहसास होगा कि दूसरों को धोखा देने का क्या नतीजा होता है। वह अपने बनकर हमारे ही दिल में खंजर घुसा गए और हम उन्हें अपना समझकर फूलों की तरह सींचते रहे। क्या इंसानियत का यही हस्र होता है। तभी तो लोग अब इंसानियत भूल चुके हैं। हर इंसान एक दूसरे से धोखा खा रहा है और उसी धोखे की आग में वह दूसरों को भी धोखा दे रहा है। पर उन लोगों का क्या जिसने इस धोखे की शुरुआत की थी। अगर उन लोगों ने ऐसा न किया होता तो क्या किसी के अंदर से इंसानियत मरती। यह सब उन लोगों के बुरे कर्म हैं। यह उनकी लालच और उनकी हवस है जो कभी खत्म नहीं होती। पर आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ खत्म कर दूंगी मैं, यह बोलकर वह अपने माँ की तस्वीर को अपने हाथ में उठा लेती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है। उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। उसके कानों में बस एक ही आवाज़ इस वक्त गूंज रही थी, बेटा कोशिश करो, गेट अप बेटा कोशिश करो, मॉम तुम्हारे साथ है ना। यह उस वक्त की आवाज़ थी जब ओलिविया खड़े होकर चलना सीख रही थी। यह उस वक्त की आवाज़ थी जब ओलिविया पहली बार लड़ना सीख रही थी। यह उस वक्त की आवाज़ थी जब ओलिविया पहली बार दौड़ना सीख रही थी। यह हर उस वक्त की आवाज़ थी जब पहली बार ओलिविया कुछ करती थी। हर वक्त उसकी माँ उसके साथ होती थी, लेकिन आज वह खुद को बहुत ही ज़्यादा बेबस और लाचार महसूस कर रही थी। वह अपनी दर्द भरी आवाज़ में बोलती है, मुझे पता है मॉम, आप जहाँ कहीं भी होंगी आप यही बोल रही होंगी कि मैं शुरुआत करूं, बस आप मेरे साथ हैं, है ना मॉम। आप मेरी आवाज़ को सुन रही हैं ना। यह बोलते हुए उसका गला भर आया था। थोड़ी देर इसी तरह शांति से खड़ी रहने के बाद वह उस तस्वीर को उसी जगह पर रख देती है और अपने पापा की तस्वीर को छूकर उन्हें झुककर ग्रीट करती है। फिर उसके बाद जिस अलमारी के अंदर यह तस्वीर रखी होती है उस अलमारी को बंद कर देती है
वह सोने से बनी एक छोटी सी अलमारी थी जिसके अंदर इसके मॉम डैड की तस्वीर थी जो चंदन के हार से सजाई गई थी। उसके बाद वह अपने सभी औजार को अपने कपड़े में छुपाने लगती है। इस वक्त उसने न्यू टेक्नोलॉजी की डेवलप की गई ऐसी बहुत से गैजेट अपने पास लिए थे जो उसके काम आने वाले थे। फिर वह पूरी तरह से तैयार होकर बाहर आती है जहां मेथल, एलिस और लूसिया उसका इंतज़ार कर रहे थे। वह लोग जैसे ही ओलिविया को देखते हैं तो उनके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी मेथल बोलती है कि अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी देर हो रही है। उसकी बात को सुनकर ओलिविया अपना सर हाँ में हिला देती है। फिर उसके बाद वो तीनों लड़कियां उसके पीछे चलने लगती हैं। थोड़ी ही देर में उनकी गाड़ी सीधा महल के सामने आकर रुकती है। इस वक्त मेथल उनके साथ नहीं थी, लूसिया और एलिसी उसके साथ थे। वही मेथल को लिए दूसरा काम था जिसे करने वह चली गई थी। जैसे ही ओलिविया गाड़ी से उतरती है तो अपने सामने अपने घर को देखकर उसकी आंखें बस एकटक उसे निहारती रहती है। यह महल उसकी यादों का खजाना था जहां उसकी माँ, उसके डैड और उसके दादी दादा हंसी खुशी से रहते थे। लेकिन आज यह महल षड्यंत्र का एक खजाना बन चुका है जहां दिन रात बस षड्यंत्र होता है। कब कौन यहाँ किस तरह से मारा जाता है किसी को कोई खबर नहीं होता। देखने में यह जितना ही बड़ा है अंदर से वह उतना ही खतरनाक और रहस्यों से भरा पड़ा है। ओलिविया लंबी सांस लेती है और फिर अंदर की ओर जाने लगती है। जैसे ही कुछ गार्ड उसे देखते हैं तो वह समझ नहीं पाते कि यह कौन है, क्योंकि आज ओलिविया सबके सामने ऐसे पहली बार आ रही थी। इस वक्त भी उसके चेहरे पर मास्क था। वहीं उन लड़कियों ने भी मास्क लगा रखा था। तभी एक गार्ड सामने आकर उन्हें रोक देता है और कहता है कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। क्या आपके पास अंदर जाने का पास है? उसकी बातों को सुनकर ओलिविया अपना हाथ दिखाकर उसे रोक देती है। फिर वह अपने पास से एक पासबुक निकालती है और उसकी तरफ आगे बढ़ा देती है। वह गार्ड जल्दी से उसे लेकर खोलकर देखता है तो देखकर एक बार के लिए दंग रह जाता है। यह कार्ड फैमिली मेंबर का था पर उसे दूर दूर तक नहीं पता था कि ओलिविया कौन है। वह अपनी हैरानी को छिपाते हुए बोलता है, पर मैम आप इस घर की कैसी मेंबर हैं? आपको पहले कभी नहीं देखा गया है, जिस वजह से आपके अंदर जाने की पुष्टि नहीं हो पा रही है। तभी ओलिविया अपने गंभीर आवाज़ में बोलती है, तुम्हें जो काम कहा गया है तुम बस उतना करो। तुम्हारा काम कार्ड देखने का है तो तुमने देख लिया, अब मुझे अंदर जाने दो। वहीं उसकी बात सुनकर गार्ड को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। अगर वह उसे अंदर जाने दिया और यह कोई खतरा हुए तो फिर उसकी जान जाने में वक्त नहीं लगेगा। आखिर में इतनी बड़ी सिक्योरिटी की सुरक्षा करने के लिए उन्हें खड़ा किया गया है और अगर उनकी सुरक्षा भंग होती है तो यह सारा इल्ज़ाम किसका होगा? यह सोचकर वह फिर से
रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, मैम यह महल की सिक्योरिटी के वजह से है, आप प्लीज़ अपनी कोई आइडेंटिटी दिखाएं जिससे हम कंफर्म हो सकें। वहीं ओलिविया उनसे बोलती है कि मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। इतना कहकर वह अपने जेट लॉकेट उसे दिखा देती है। जैसे ही वह गार्ड उस लॉकेट को देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। आज ज़िंदगी में पहली बार उसने यहाँ की राजकुमारी को देखा था, वरना उसे देखने की इजाज़त किसी को नहीं थी। वह हैरानी से अपना मुंह खोले बस ओलिविया को देखे जा रहा था, क्योंकि ओलिविया को आज तक कभी किसी ने नहीं देखा था और ना ही किसी को पता था कि यहाँ की राजकुमारी कैसी लगती है। बस उन लोगों ने सुन रखा था कि वह बहुत ही मासूम और प्यारी है, पर ओलिविया को देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि वह मासूम होगी, लेकिन प्यारी कहा जाए तो वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी है, जिसे अगर कोई देखे तो बस देखने का मन करे। वहीं ओलिविया बहुत ही तेजी के साथ अंदर की ओर चली जाती है। अब उस गार्ड की उसे रोकने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन वह अभी भी घबराया हुआ था। जैसे ही वह अंदर जाती है तो वह अपनी नज़रें चारों ओर दौड़ाकर देखने लगती है, पर वहाँ कोई नहीं मौजूद था। बस वहाँ सर्वेंट ही दिखाई दे रहे थे, जिस वजह से वह एक सर्वेंट को अपने पास बुलाती है और कहती है कि यहाँ के मालिक और मालकिन का कमरा कौन सा है, उन्हें किस कमरे में रखा गया है, क्योंकि उन्हें उन लोगों को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था, जिस वजह से ओलिविया को वह लोग नहीं दिखाई पड़े थे। वहीं ओलिविया की बात सुनकर वह महिला आश्चर्य से ओलिविया की ओर देखते हुए बोलती है, मैडम आपको अंदर किसने आने दिया और आप इस तरह से कैसे अंदर आ सकती हैं। वहीं वहाँ पे काम कर रहे लोग कोई आम लोग नहीं थे, वह बहुत ही बड़े पोजीशन पे रहने वाले और बहुत ही अमीर लोग थे। कोई ऐसा वैसा शख्स महल के अंदर नहीं रहता था। इस वजह से उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि यह लड़की कैसे निष्फिक्र होकर महल के अंदर आ गई और कितने आराम से यहाँ घूम रही है। ऊपर से उनके मालिक और मालकिन का कमरा भी पूछ रही है। उसे एक पल के लिए लगता है कि शायद यह उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आई होगी, इसलिए वह तुरंत ही सतर्क होते हुए अपने पास से गन निकाल लेती है और बोलती है, कौन हो तुम लोग और यहाँ ऐसे कैसे अंदर आ गए। वहीं उसे ऐसा करता देखकर लुइस का तो माथा ही ठनक जाता है। वैसे भी वह बहुत ही गुस्से वाली लड़की थी और उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसने ओलिविया की ओर अपना गन पॉइंट किया है। उसका बस चलता है तो इसी वक्त वह उसका गर्दन पकड़कर मुड़ेड़ देती और वह स्वर्ग को प्यारी कर देती उस लेडीज़ को। लेकिन फिर भी वह खुद को शांत कर रही थी, क्योंकि वह प्लान को गड़बड़ नहीं कर सकती थी। वहीं उसकी बातों को सुनकर ओलिविया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह गुस्से से उसकी ओर देखते हुए बोलती है, मैंने कुछ पूछा है, दादा और दादी जी कहाँ हैं। अगर तुमने एक बार भी मुझे उनका पता बताने में देर किया तो याद रखना, तुम्हें जान से मारने में मैं बिल्कुल भी संकोच नहीं करूँगी। वहीं उसे इस तरह डरता हुआ देखकर वह लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। फिर वह लोग बारी बारी से
उन सारे लोगों की ओर देखते हैं तो उन्हें उनकी नज़रों से डरकर वह सर्वेंट पीछे हट जाती है। फिर उसके कानों में ओलिविया की आवाज़ सुनाई पड़ती है, तुमसे कुछ पूछा गया। मुझे नहीं पता था कि यहाँ के सर्वेंट को इतनी परमिशन होती है कि वह अपने मालिक के बातों को नज़रअंदाज करे। इस समय यह सब अपनी भाषा यानी अंग्रेजी में बात कर रहे थे। वहीं जैसे ही वह सर्वेंट यह सुनती है तो वह घबरा जाती है। वह क्या कहे उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक से उनके दादाजी का बटलर बाहर आता है, जो दादाजी के लिए पानी लेने आ रहा था। उसकी नज़र जैसे ही ओलिविया पर पड़ती है, वह तुरंत ही उसे झुककर ग्रीट करता है, क्योंकि इस बटलर को पता था कि यह उसकी मैडम है, क्योंकि इस बटलर को उसी ने दादाजी के पास रुकने को कहा था। अब उसे पता चल जाता है कि अब मैडम महल आ चुकी हैं, इसलिए अब जल्दी ही कुछ बड़ा होने वाला है। वह तुरंत ही ओलिविया को ग्रीट करके बोलता है, मैडम मेरे साथ चलिए, आप दादाजी को ढूंढ रही हैं। उसकी बातों को सुनकर ओलिविया तुरंत ही उसके पीछे जाने लगती है। वहीं वह दोनों लड़कियां जो उसके साथ आई थी वह भी अब उसके पीछे पीछे जाने लगती हैं। थोड़ी ही देर में वह लोग दादाजी के रूम में पहुंचते हैं। महल बहुत बड़ा था, जिस वजह से उन्हें उनके रूम तक पहुंचने में वक्त लग जाता है। वहीं जैसे ही दादाजी अपने सामने देखते हैं तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वह खुशी से बोलते हैं, मेरा बच्चा तुम आ गई। वहीं अपने दादाजी की खुशी देखकर ओलिविया जल्दी से दादाजी के पास जाती है और बोलती है, हाँ दादू मैं आ गई। क्या आप ठीक हैं? क्या आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? वहीं दादाजी ओलिविया की बातों को सुनकर थोड़ा गुस्से में आते हुए बोलते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, पर उस घटिया इंसान ने हमारे साथ जो किया वह माफ़ी के लायक नहीं है। वहीं ओलिविया भी समझ सकती थी कि दादाजी को इस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, जिस वजह से वह दादाजी को शांत करते हुए बोलती है, शांत हो जाइए दादाजी, अब मैं आ गई हूँ ना, तो सब कुछ सही कर दूँगी। वैसे भी यह लोग बहुत ज़्यादा जी चुके हैं, अब इनका अंत नज़दीक आ गया है। इन लोगों ने इतने दिनों तक हमारे घर के अंदर घुसकर षड्यंत्र किया, और इन लोगों की वजह से आज मेरे मॉम डैड मेरे साथ नहीं हैं। मैं इन्हें कितनी आसानी से छोड़ दूं, यह तो वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। यह सब बोलते वक्त उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था, मानो उसके सामने इस वक्त कोई आया तो वह उसे जलाकर भस्म कर देगी। वहीं दादाजी ओलिविया को शांत कराते हुए बोलते हैं, बच्चा शांत हो जाओ, और तुम लोग जो करने आए हो पहले उसे कम करो। दादाजी की बातों को सुनकर ओलिविया को समझ में आता है कि वह यहाँ क्या करने आई थी।
वह तुरंत ही दादाजी से बोलती है कि दादाजी, मैं चलती हूँ, मुझे पता है इस वक्त वह मुझे कहाँ मिलेगा। वही महल के अंदर दूसरी तरफ जहाँ राज दरबार लगता था, जहाँ सारे लोग इकट्ठा होकर अपने काम को अंजाम देते थे, वहीं इस वक्त वहाँ मेकर एक बड़े किंग साइज सोफे पर बैठा था। उसी के दूसरी साइड एलेनोर बैठी थी। वहीं ब्लेयर और बाकी लोग उनके दूसरी साइड सोफे पर बैठे थे। यह सारे लोग आज अपना चुनाव देने वाले थे, जिसमें आज मौके का फ़ायदा उठाकर मेकर यहाँ का किंग बनने वाला था। लेकिन उसे नहीं पता था कि जल्दी ही उसका यह सपना टूटकर चूर चूर होने वाला है। वहीं सभी लोग अपनी जगह पर बैठकर एकटक एलेनोर को देख रहे थे। तभी एलेनोर बोलती है कि मुझे अच्छे से पता है कि आप सब बहुत ही वफादार हैं और मेरे साथ काम करना पसंद करते हैं। वैसे भी अब दादाजी बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, उनके कंधे पर ज़्यादा भार नहीं रखना चाहिए। और वैसे भी वह अब कितने साल इस काम को संभाल पाएंगे, इसलिए मुझे लगता है कि अब यह जिम्मेदारियां सही शख्स के हाथों में चली जाए। और जैसा कि आप लोगों को पता है, भाई साहब के जाने के बाद अब यह हक तो सिर्फ मेकर का है, इसलिए आप लोग सभी मेकर को अपना वोट दें। उसके बात को सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग अपनी नज़रें मेकर पर डालते हैं और फिर धीरे धीरे कर वह लोग अपनी नोटबुक में कुछ लिखने लगते हैं। तभी मेकर बहुत ही शान से बोलता है कि मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, मैं आप लोगों की हमेशा मदद करूँगा। उसकी बातों को सुनकर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर, क्योंकि उन सबको पता था मेकर कैसे किस्म का इंसान था। वह तो अपने दोस्तों का भी नहीं हो सका और उनसे बड़ी बड़ी वादे कर रहा है। उसी वक्त वहाँ एक आवाज़ घूमती है, जो किसी और की नहीं बल्कि ओलिविया की थी, क्योंकि अब तक ओलिविया यहाँ पहुँच चुकी थी और उसके होते हुए कोई भी मेकर को वोटिंग नहीं दे सकता था। वहीं जैसे ही उसकी आवाज़ वहाँ निकलती है, चारों तरफ एक सन्नाटा सा पसर जाता है। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह लोग अपनी नज़रें उठाकर उसे देख सके। पता नहीं क्यों उन्हें अपने चारों तरफ का टेम्परेचर गिरता हुआ लग रहा था।
वहीं वह आवाज़ उन्हें बहुत ही जानी पहचानी लग रही थी। तभी अचानक से उसके पीछे बहुत सारे लोग आकर खड़े हो जाते हैं, जिनके ड्रेस पर क्वीन का सिंबल बना हुआ था। यह देखकर वहाँ के लोगों की सांस अटकने लगती है। उन्हें नहीं पता था कि क्वीन को यहाँ के बारे में किसने बता दिया और वह यहाँ पहुँच गई। वैसे भी उन लोगों को अच्छे से पता था, महल की सुरक्षा हमेशा क्वीन ही किया करती थी, इसलिए उसे महल के अंदर आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि किसी को इजाज़त नहीं था कि वह क्वीन को अंदर आने से रोक सके। यह परमिशन खुद दादाजी ने अलॉट किया हुआ था और उनके मर्जी के खिलाफ कोई नहीं जा सकता था। वहीं अब तक मैथल भी अपना काम करके वहां आ चुकी थी। उसके साथ इस समय बहुत सारे गार्ड थे। डेविड और डेनियल भी उसके साथ मौजूद थे। उन लोगों ने चारों ओर महल को घेर लिया था। अब कोई चाहकर भी महल से बाहर नहीं जा सकता था। वहीं उन लोगों को देखकर अब सबको ठंडा पसीना आने लगता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि क्वीन यहाँ कैसे आ गई। उसका तो कोई अता पता ही नहीं था। फिर अचानक से वह ऐसे कैसे प्रकट हो गई। अब वह खुद के लिए डरने लगे थे। वह यहाँ मेकर की बातों में आकर आ गए थे, लेकिन उन्हें थोड़ा भी पता होता कि क्वीन ऐसे आ जाएगी तो वह कभी भी यहाँ आने की गलती ना करते और यह सीक्रेट मीटिंग न रखी गई होती। लेकिन इनको नहीं पता था कि यह लोग इतने दगाबाज निकलेंगे, वरना वह इन्हें पहले ही जान से मार देती। वहीं सभी के दिलों में खौफ बैठ चुका था। तभी क्वीन बड़े ही एटीट्यूड के साथ अंदर आती है और कहती है, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हें फ्री में इनवाइट किया गया हो और तुम यहाँ खाना खाने के लिए मुंह उठाकर चले आए हो? उसकी बातें बहुत ही ज़्यादा जहरीली थी। फिर भी सबको सुनना पड़ेगा, क्योंकि वह उससे बहुत ज़्यादा डरते थे। ओलिविया इस समय बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, जिस वजह से उसका पूरा चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिसने अपना रंग बदलकर लाल कर लिया था। वहीं मेकर एक पल के लिए तो अपने सामने इस डेविल क्वीन को देखकर कांप गया था, लेकिन फिर भी वह अपनी जगह पर बैठा रहा। उसे लगा कि शायद यह उसके लिए नहीं आई है, लेकिन दूसरे ही पल उसका यह भ्रम भी टूट गया जब वह मेकर की ओर देखते हुए अपने कदम धीरे धीरे कर आगे बढ़ाने लगी। इस समय वह उसे ऐसे देख रही थी मानो वह अपने आंखों से ही उसे जलाकर भस्म कर देगी। यह एक दो दिनों का गुस्सा नहीं था, पिछले 20 साल से पनप रहा उसके मन में इसके प्रति यह गुस्सा था। यह गुस्सा था उसके माँ बाप के मौत के कारण का, क्योंकि वह नहीं भूल सकती थी कि यही दुष्ट इंसान
उसके माँ बाप को कितनी बेरहमी से मारा था। वहीं वह अपना एक एक कदम लेकर आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, मेकर के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। उसके साइड में बैठी एलिनोर, जिसे लग रहा था कि वह एक ऊंचे पद पर है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एक पल के लिए तो उसे भी क्वीन को देखकर डर लग रहा था, लेकिन वह खुद को नॉर्मल करना अच्छे से जानती थी। ऐसे ही नहीं, उसने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था। पूरे राज घराने को उसने अपने कब्जे में ले लिया था और अब वह इस तख्त पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थी, जिसके लिए उसने इतनी लंबी चाल चली थी। वहीं जैसे ही ओलिविया यानी हमारी मन्नत मेकर के पास पहुंचती है तो वह उसे अपनी तीखी नज़रों से देखते हुए बोलती है, क्या तुम इस सीट पर बैठने के लायक हो। वहीं उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि मेकर को तो अपने रीढ़ की हड्डी तक में एक सिहरन सी महसूस होती है। उसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था इस समय, जिससे मेकर को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। न चाहते हुए भी वह अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया था। नहीं, ओलिविया जैसे यह देखती है तो उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वह बोलती है, तुम्हें नहीं लगता है तुम इसके काबिल नहीं हो। उसकी बातों को सुनकर मेकर हकलाते हुए बोलता है, क्वीन यह आप क्या बोल रही हैं और आप यहाँ क्यों आई हैं। अगर कोई ऐसी बात थी तो आप हमें संदेश भेज सकती थी। उसकी बातों को सुनकर ओलिविया जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्यों आई होंगी। फिर वह उसकी ओर देखते हुए अपनी आवाज़ को कड़ी करते हुए बोलती है, मैं यहाँ अपनी चीज़ लेने आई हूँ जिसे तुम लोगों ने छीन लिया है। उसकी बातें किसी के समझ में नहीं आ रही थी। वहीं एलिनोर जो अब तक चुपचाप बैठी थी, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका पति कैसे उससे डर रहा है। वह अपने पति को अपनी आंख दिखाती है जिससे वह अपनी जगह पर बैठ जाए, पर मेकर की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह क्वीन के सामने बैठ सके। इस वजह से वह अब अपनी पत्नी को इग्नोर करता है और उसकी तरफ से अपना सर घुमा लेता है, क्योंकि उसे पता था अगर वह देखेगा तो वह लगातार उसे फोर्स करते रहेगी। लेकिन वह ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वहीं ओलिविया की नज़रों से कुछ नहीं छिपा था, वह सब कुछ देख रही थी। तभी वह कुछ ऐसा करती है कि सबकी आंखें बड़ी हो जाती है। वह मेकर को वहां से घसीटकर धक्का देती है, जिससे मेकर उस सिंहासन से दूर जा कर गिरता है। उसे इस तरह से गिरते हुए देखकर एलिनोर जोर से चिल्ला उठती है। वहीं उसे इस तरह चिल्लाता देखकर ओलिविया की नज़रें तीखी हो जाती है। वह उसकी ओर देखते हुए बोलती है, इस तरह पागलों की तरह क्यों चिल्ला रही हो। क्या तुम्हें नहीं पता है मुझे तेज आवाज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और कोई मेरे आगे तेज आवाज़ में बोलता है तो उसके बोलने के लिए उसके पास जुबान नहीं होती है। उसकी बातों को सुनकर एक पल के लिए एलिनोर भी डर जाती है, लेकिन इस वक्त वह अपने पति को देख रही थी जो अपनी जगह पर उठकर खड़ा हो गया था। यह उन लोगों की बहुत बड़ी बेइज्जती थी
वह एक राजघराने से बिलोंग करते थे और क्वीन का यहाँ हस्तक्षेप वह कैसे बर्दाश्त कर सकते थे, जबकि क्वीन का इस घराने से कोई मतलब ही नहीं था। एलिनोर गुस्से में क्वीन की तरफ देखते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उनके साथ ऐसा करने की? क्या तुम्हें नहीं पता है वह यहाँ के होने वाले किंग हैं? उसकी बातों को सुनकर ओलिविया जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, मुझे नहीं पता था कि वह यहाँ के होने वाले किंग हैं। वैसे उन्हें यह पोजीशन किसने दी? क्या वह इस लायक हैं? और क्या पहले से ही डिसाइड नहीं हुआ था कि यह सीट सिर्फ और सिर्फ राजकुमारी का है? तो फिर यह लेने वाले कौन होते हैं? उसकी बातों में तंज था। वहीं एलिनोर खामोश हो जाती है क्योंकि उसके पास भी कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपने आप को सही करते हुए बोलती है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। यह हमारे घराने का मामला है, इसे हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। तुम होती कौन हो हमारे बीच में इंटरफेयर करने वाली? उसकी बातों को सुनकर ओलिविया उसे अपनी तीखी नज़रों से घूरती है और बोलती है, तुम्हें जानना है कि मैं कौन हूँ? तो एलिनोर बोलती है कि हाँ, बेहतर होगा कि तुम हमें बताओ कि तुम किस हक से यहाँ आई हो और तुम्हें हमारे बीच में बोलने का हक किसने दिया? उसकी बातों को सुनकर ओलिविया जोर जोर से हंसने लगती है। वह मन में सोच रही थी, कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ है, वह उससे हक पूछ रही है जबकि यह सब कुछ उसका है। वह होती कौन है यहाँ आने वाली और हमसे हमारा सब कुछ छीनने वाली? लेकिन वह कुछ नहीं बोलती और धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाकर वह उस राज सिंहासन पर बैठ जाती है जो वहाँ के किंग का था। वहीं उसे ऐसे बैठता देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें बड़ी हो जाती है। क्या इस पर अब राजघराने का कोई हक नहीं होगा? क्या अब क्वीन इस पर राज करेगी? या ऐसे कैसे हो सकता है? पीढ़ियों से चला आ रहा है, इसमें राजघराने का ही हक होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यह हस्तांतरित कर दी जाती है, फिर आज कैसे यहाँ पर डेविल क्वीन बैठ सकती है? सबके मन में बहुत सारे ख्याल थे, लेकिन पूछने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी। वहीं मेकर जब देखता है कि उसकी जगह पर वह लड़की बैठी है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है, क्वीन, यह जगह आपकी नहीं है, यह हमारे घराने से संबंधित है और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि यह सिर्फ हमारे घराने के लिए है। इसमें बाहर का कोई भी इंसान हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उसकी बातों को सुनकर ओलिविया हंसने लगती है और बोलती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कोई बाहरी हूँ? उसकी बातों को सुनकर किसी को समझ नहीं आता कि वह क्या जवाब दे। हाँ, वह सच में एक बाहरी है, लेकिन जिस तरह से वह यहाँ की सुरक्षा करती है और जिस तरह से वह राजकुमारी के लिए प्रोटेक्टिव है और राज किंग भी जिस तरह से उसे मानते हैं, तो क्या इसका मतलब उन्होंने इसे गोद ले लिया है? यह सब सोचते हुए उसका दिल घबरा रहा था। अगर कहीं क्वीन इस पर बैठी तो फिर उनकी जिंदगी तो खत्म है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है वह सबसे यह गद्दी छीन सकते हैं, लेकिन क्वीन से लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं है। वहीं ओलिविया ध्यान से उसके चेहरे को देख रही थी। तभी एलिनोर गुस्से में बोलती है कि तुम्हें नहीं पता है, यह सीट हमारे घराने की है और तुम एक बाहरी लड़की हो, जिस वजह से इस पे बैठने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, भले ही तुम कितनी भी खास हो
और कितनी बड़ी क्यों ना हो जाओ, लेकिन यह रक्त संबंधित है जो तुम्हारे अंदर नहीं है। उसकी बातों को सुनकर ओलिविया और उसके दोस्त सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें इस तरह से हंसता देखकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्य में थे, आखिर में वह लोग क्यों हंस रहे हैं। तभी ओलिविया बोलती है कि तुम क्या सोचते हो मैं कौन हूँ। उसकी बातों को सुनकर एलिनोर को कुछ भी समझ नहीं आता। वह कौन है? अरे वह क्वीन है, डेविल क्वीन, जो नर्क की रानी के समान है। उसे देखना ही सबके लिए एक अभिशाप होता है। वह इतनी भयानक है कि उसके सामने भी कोई भूलकर न जाना चाहे, लेकिन फिर भी अपने प्लान को खराब होता देखकर एलिनोर उससे बराबर बहस कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसे अंदर से भी डर लग रहा था, अगर उससे कोई गलती हुई तो उसका पत्ता हमेशा हमेशा के लिए यह क्वीन खत्म कर देगी। लेकिन फिर भी वह खुद को संभाले हुए थी और बोलती है कि हाँ, हम लोग जानना चाहते हैं आखिर में तुम इस गद्दी पर कैसे बैठ सकती हो। यह हमारे राजा की है, उसके बाद राजकुमारी की, और उनके न रहने पर इसका कार्यभार मेरे पति उठा सकते हैं। और इसी वजह से आज यहाँ पर यह कमेटी बैठाई गई थी, लेकिन तुमने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसकी बातों को सुनकर ओलिविया बोलती है नहीं नहीं, मैं यहाँ आकर सब कुछ बर्बाद नहीं कर दी, बल्कि सब कुछ बर्बाद होने से बचा लिया। इतना बोलकर वह उसके ओर घूर कर देखने लगती है। उसकी नज़रों को देखकर एक पल के लिए एलिनोर का शरीर कांप जाता है। वह उसे ऐसे क्यों देख रही है? क्या वह अपना नेक्स्ट टारगेट मुझे बनाने वाली है? यह सोचकर ही उसे डर लगने लगता है, लेकिन फिर भी वह बोलती है कि जैसा कि तुम्हें पता है, इस समय हमारी राजकुमारी के बारे में किसी को नहीं पता है, और पिताजी और माताजी का स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा खराब है। इसलिए किसी न किसी को आधिकारिक तौर पर यह जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, और अगर ऐसा मेकर कर रहा है तो इसमें क्या हर्ज है? वह सिर्फ अपने दायित्वों को निभा रहा है। उसकी बातों को सुनकर ओलिविया हंसते हुए बोलती है क्या कहा तुमने? वो अपने दायित्वों को निभा रहा है। उसका दायित्व क्या था? उसका दायित्व यही है ना, लोगों को मारना और उसकी जगह को हथिया लेना। उसकी बातों को सुनकर एक पल के लिए एलिनोर को डर लगने लगता है। क्या बोल रही है? क्या उसे सब कुछ पता है? दूसरे ही पल वह सोचती है कि उसने इतने अच्छे से यह काम किया है, उसे कैसे कुछ भी पता हो सकता है। यह बात तो राजघराने से बाहर ही नहीं गई थी। यह सब सोचकर वह खुद को नॉर्मल करती है और बोलती है कि तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता है। यह दायित्व इस घर के बेटे का है, जो वह अच्छे से निभाना जानते हैं, और वह उसे निभाने के लिए ही इस गद्दी पर बैठ रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। उसकी बातों को सुनकर ओलिविया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह यहाँ से क्यों चली जाए? यह सब कुछ उसका है। जाना तो इन घटिया लोगों को चाहिए, लेकिन कितनी बेशर्मी के साथ वह इसे जाने को बोल रही है। वह गुस्से से बोलती है भला मैं क्यों अपने घर से जाऊं? यह जो कुछ है मेरा है, और इस पे हक जताने वाले तुम लोग होते कौन हो? तुम दो कौड़ी के लोग, तुम्हारी औकात नहीं है
कि तुम इस राजघराने की गद्दी पर बैठो। यह शाही घराना है, यहाँ पे नीच लोगों की आवश्यकता नहीं है। उसकी बातों को सुनकर एलिनोर को गुस्सा आ जाता है। वह बोलती है, क्वीन यह तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है, कहीं तुम्हारे शब्द तुम्हें पछताने के लिए मजबूर ना कर दें। इस वक्त उसकी बातों में बहुत ज्यादा घमंड था। वह खुद को बहुत ही पावरफुल समझती थी और उसने अपनी कुछ टीम बना रखी थी जो उसके लिए काम करता था। वहीं क्वीन हंसते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे बारे में मुझे कुछ पता नहीं है? इतना बोलकर वह अपने आंखों से इशारा करती है। उसका इशारा मेथल समझकर एक बटन प्रेस करती है। थोड़ी ही देर में वहाँ बहुत सारे लोग जंजीरों में बांधकर लाए जाते हैं। यह सारे लोग एलिनोर के आदमी थे जो उसके लिए सीक्रेट तरीके से काम करते थे और लोगों को उसके रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया करते थे, जिस वजह से उसका काम आसान हो जाता था। उसने पता नहीं कितने लोगों को यहाँ तक पहुँचने के लिए मरवाया था। महल के बहुत से ईमानदार लोगों को उसने अपने रास्ते से हटा दिया था। वह बेचारे तो खामोखा इनकी लड़ाई में फंसकर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। अब उनके लिए इंसाफ करना तो बनता ही था। वहीं अपने लोगों को ऐसे देखकर एलिनोर की तो सांसें ही अटक जाती है। यह लोग उसकी ताकत थे, अगर यह कैद में हो गए तो फिर उसकी मदद कौन करेगा? तभी वहाँ एक और इंसान को घसीट कर लाया जाता है। यह और कोई नहीं, इन सब का मास्टरमाइंड एलिनोर का भाई था, जो एलिनोर के साथ मिलकर उसके हर काम में उसका साथ दे रहा था। और उसी ने एलिनोर के दिमाग में बुरी तरह से यह बात डाल दी थी कि इस सत्ता पर उसका अधिकार है और इसे किसी तरह से छीनना है, जिस वजह से एलिनोर किसी भी हद तक जाकर इसे हासिल करने की कोशिश कर रही थी। अपने भाई को इस तरह से देखकर वह जोर से चिल्लाती है, यह तुम क्या कर रही हो? मेरे भाई को इस तरह से क्यों पकड़ रखा है? वहीं जैसे ही मेकर सुनता है कि यह इसका भाई है तो आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगता है। जब इसका इतना बड़ा भाई था तो उसे आज तक क्यों नहीं पता था? क्या वह अपनी पत्नी के बारे में अच्छे से जानता है? क्या यह कोई छिपाने वाली चीज थी जो उसने आज तक उससे यह बात नहीं बताई? उसने तो कई बार पूछा था कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, पर उसने हमेशा से यही कहा कि वह अनाथ है, जिस वजह से वह तरस खाकर पहले उसे काम पर रख लिया था और धीरे धीरे एलिनोर ने उसे अपने बस में कर लिया था। तभी ओलिविया बोलती है कि क्या हुआ? अपने भाई को देखकर तुम्हें दर्द हो रहा है, लेकिन तुमने एक बार उन लोगों के बारे में नहीं सोचा जिसे अपने भाई के साथ मिलकर तुमने इस दुनिया से मिटा दिया। उनकी क्या गलती थी? वह तो बस अपने फर्ज के प्रति ईमानदार थे, लेकिन तुमने क्या किया? अपने भाई के साथ उन सभी लोगों को मार दिया। मेकर को इस सब के बारे में नहीं पता था। वह तो बस इतना जानता था कि जब एलिनोर को कोई प्रॉब्लम होती थी तो वह उनसे जाकर बात करती थी और उन्हें पैसे देकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूर भेज देती थी। हमेशा ही एलिनोर ने मेकर को यही बताया था, लेकिन आज हकीकत सुनकर उसके तो होश ही उड़ गए थे। वह अपनी पत्नी के इस सच को कैसे नहीं जान सका? वह शाही घराने से था, उसके पास बहुत पावर थी, फिर भी उसने कभी भी अपनी पत्नी
के ऊपर शक नहीं किया। अगर उसे थोड़ा सा भी शक हो जाता तो वह भी बहुत ही दुष्ट प्रकृति का इंसान था। वह सब कुछ खोज लेता जिसकी जरूरत उसे होती थी। लेकिन तभी ओलिविया ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है तुम अपने भाई के जरिए मिलकर मेकर को बेवकूफ़ बनाओगे और फिर उसके जरिए इस सत्ता को हथिया लोगे और फिर उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए मेकर को अपने रास्ते से हटा दोगे। उसकी बातों को सुनकर एलिनोर के तो होश ही उड़ जाते हैं। हाँ, उसने ऐसा सोचा था कि वह इस सत्ता को हथिया लेगी, लेकिन मेकर को क्यों मारेगी? आखिर में मेकर के जरिए ही तो वह यहाँ तक पहुँच रही है और फिर मेकर से उसकी शादी हुई है। अब तो वह धीरे धीरे मेकर से प्यार भी करने लगी है, तो भला वह उसे क्यों मारेगी? लेकिन वहीं जैसे ही मेकर यह सुनता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। यानी वह खुद षड्यंत्र नहीं कर रहा था, बल्कि वह तो खुद षड्यंत्र का एक जरिया था। उसके साथ तो खेला जा रहा था। वह बेवकूफ़ों की तरह उनके चाल का मोहरा था। यह सोचते हुए उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि वह एलिनोर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और हमेशा ही आंखें बंद करके उसकी बातों को सुनता था। आज उसकी हकीकत जानकर उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था। वह कभी अब एलिनोर पर विश्वास नहीं कर पाएगा। वहीं एलिनोर जैसे ही मेकर की ओर देखती है तो वह घबरा जाती है। वह मेकर को समझाते हुए बोलती है, नहीं मेकर, यह झूठ बोल रही है, यह झूठ बोल रही है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हाँ, मैं यह चाहती थी कि तुम्हारे जरिए मैं इस सत्ता को हथिया लूँ, लेकिन मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहती थी। उसकी बातों को सुनकर ओलिविया कुछ कहती इससे पहले ही मेकर बोलता है कि मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम सच बोल रही हो, जब तुम खुद ही अपने मुंह से बोल रही हो कि तुम मेरे जरिए इस सत्ता को हथियाना चाहती थी। तो फिर इस सत्ता को हथियाने के बाद अंत क्या होता है, यह मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। आज सच में मेकर को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। इस घटिया औरत के कहने पर उसने अपने ही भाई और भाभी को मारने में इसका साथ दिया था। सच में वह कितना घटिया इंसान है। उन लोगों ने कभी भी इसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था, जबकि यह तो सौतेला था। वह लोग चाहते तो इसे महल से निकाल देते, लेकिन उन्होंने इसे महल में रखा, जिसका फायदा उठाकर इसने उनके ही पीठ पर खंजर घोंप दिया। यह सब सोचते हुए आज पहली बार उसे अपने पर घिना रही थी और उसे अफसोस हो रहा था। काश उसने इसके बातों में आकर अपने देवता समान भाई और भाभी को न मारा होता। वह लोग हमेशा ही उसका भला चाहते थे। उन लोगों ने कभी भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था। यह सब सोचते हुए उसकी आंखें भर आती है। कहते हैं ना, धोखा अपनों का धोखा बड़े बड़ों को तोड़ देता है। आज वही हाल मेकर का हो रहा था। उसने जो बोया था वही काट रहा था। वहीं ओलिविया हंसते हुए बोलती है, अच्छा तो तुम बोल रही थी कि तुमने मेकर को मारने की प्लान नहीं बना रखा था, तो फिर यह क्या है? यह कहकर वह लूसिया को इशारा करती है, तो लूसिया वहाँ एक वीडियो प्ले कर देती है, जिसका इंतजाम उन लोगों ने पहले ही कर लिया था। जैसे ही वह वीडियो चलता है तो वहाँ पर एक बहुत ही पुरानी वीडियो चल रही थी, जिसमें एलिनोर बोल रही थी, भाई हम जल्दी ही उन दोनों को अपने रास्ते से हटा देंगे, और अगर मेकर ने हमारा साथ नहीं दिया तो फिर मेकर को भी हमारे रास्ते से हटना पड़ेगा, और अगर मेकर साथ देता है तो ठीक है, हम उसे सीढ़ी बनाकर यूज करेंगे, और उसके बाद जब सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी तब हम उसे भी अपने रास्ते से हटा देंगे। इसके बाद वह वीडियो बंद हो जाती है। वहीं अपनी बीबी के मुंह से यह सारी बातें सुनकर मेकर के दिल में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि उसे भरोसा नहीं हो रहा था। आज उसे एहसास हुआ अपने भाई और भाभी के दर्द का, उनकी उन नज़रों का जो अंतिम समय
उसे देख रही थी। उसमें बेबसी, लाचारी और बेइंतहा दर्द छिपा था। उसके भाभी ने बोला था कि तुमने ऐसा क्यों किया, हमने तो तुम्हें अपना माना था। देख लेना, जैसा तुम हमारे साथ आज कर रहे हो, एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि जिस औरत पर तुम विश्वास कर रहे हो वह विश्वास के काबिल नहीं है। उसकी अंतिम बातें अब मेकर के कानों में गूंज रही थी। वह कैसे अंधा हो गया, कैसे मरते हुए उन लोगों की बातें भी उसके समझ में नहीं आई। कहते हैं लोग मरते वक्त झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन वह अंधा था जो उनके दर्द को नहीं समझ पाया। लेकिन आज जो दर्द उसे मिला है उससे वह अच्छे से समझ पा रहा था कि उस वक्त उन्हें कितनी ज़्यादा तकलीफ हुई होगी। मैं भी तो उनका अपना था, यह सब सोचते हुए उसकी आंखें भर आती है। तभी एलिनोर गुस्से में चिल्लाती है कि मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगी। तुम ऐसे मेरे पति को मेरे खिलाफ नहीं भड़का सकती हो। मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया है, यह सत्ता भी तो मैंने उनके लिए ही हासिल किया है। उसकी बातों को सुनकर मेकर जोर से चिल्लाता है, झूठ झूठ झूठ, तुम कितना झूठ बोलोगी। यह सत्ता तुमने मेरे लिए नहीं बल्कि अपने सुख सुविधा के लिए हासिल किया है, अपने और अपने परिवार वालों के लिए। हम तुम्हारा परिवार नहीं हैं, हम तो बस एक खिलौना बनकर रह गए तुम्हारे लिए। वही इस वक्त जेम्स और लूका भी वहां पहुंच चुके थे, जिससे वह भी अपनी माँ की सभी बातों को सुन रहे थे। उन्हें भी बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस माँ को वह इतना मानते थे, जिसे वह जीनियस समझते थे, जिसे अपना आइडियल समझते थे, उसके पीछे इतना घिनौना सच छिपा है। वैसे तो वह लोग बहुत ही अच्छे थे, लेकिन अपने माँ के भड़काने पर हमेशा ही महल के खिलाफ षड्यंत्र रचा करते थे। लेकिन फिर भी उन्हें अच्छे से पता था यह उनका घर है, इसलिए वह ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं करते थे, लेकिन कोई मौका भी नहीं छोड़ते थे राजकुमारी को नीचे गिराने का। आज उनके सामने सारी सच्चाई थी। यह सब देखकर उनका भी दिल रोने को कर रहा था। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि उनकी माँ ऐसे चाल चल रही होगी। वही मेकर तो पूरी तरह से टूट चुका था। तभी एलिनोर चिल्लाते हुए बोलती है, क्वीन, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम होती कौन हो हमारे बीच में दरार डालने वाली? तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, और जो कुछ भी है यह हमारा है, सिर्फ हमारा है। इसके लिए मैंने 20 सालों तक अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है। सिर्फ इस सत्ता को पाने के लिए मैंने यह सब कुछ किया है, और तुम इसे मेरे हाथों से इतनी आसानी से नहीं छीन सकती हो। तुम हमारे घर की नहीं हो, इसलिए इस सत्ता पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। वहीं उसकी बातों को सुनकर ओलिविया जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, क्या कहा तुमने? मैं इस घर की नहीं हूँ। नहीं नहीं, तुमने गलत कहा। मैं इसी राजघराने की हूँ, और यह सत्ता तुम्हारा नहीं, मेरा है। इसी के लिए तुमने क्वीन और किंग का खून किया था ना। देखो आज यह तुम्हारे हाथों से जा रहा है, और तुम कुछ नहीं कर पा रही हो। यह बोलते वक्त वह जोर जोर से हंस रही थी। आज जाकर उसके दिल को सुकून पहुंचा था। तभी वहां बहुत सारे पुलिस आ जाती है, जिसे क्वीन ने ही बुलाया था इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। आखिर में इन लोगों ने इतना बड़ा जुर्म किया था जिसकी माफ़ी तो नहीं हो सकती है। किसी भी कीमत पर वह इन्हें माफ़ नहीं करने वाली है। जैसे ही वह लोग देखते हैं कि यहाँ पुलिस आई हुई है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है। क्या इस क्वीन ने पुलिस को बुला लिया है? आखिर में उनका
जुर्म क्या है? एलिनोर क्वीन की तरफ देखते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पुलिस बुलाने की? और आखिर में हमारा जुर्म क्या है? भला हमें क्यों पुलिस लेने आई है? उसकी बात को सुनकर वह बोलती है, अभी जुर्म बताने को कुछ बचा है क्या? सारे जुर्म तो तुमने अभी अभी अपने मुंह से कबूले हैं और बाकी बचे खुचे पुलिस को दिए जा चुके हैं। अब तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में सड़ने वाली है। और फिक्र ना करो, मैं वहाँ तुम्हारे लिए अच्छा बंदोबस्त करूँगी, तुम्हें वहाँ किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। उसकी बातों को सुनकर एलिनोर को समझ में आ जाता है कि जेल में उसके साथ कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। वह गुस्से में बोलती है, तुम घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यह सब करने की? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? उसकी बातों को सुनकर ओलिविया हंसते हुए बोलती है कि चलो बता दो तुम कौन हो, मुझे भी तो पता चलना चाहिए। तो वह बोलती है, मैं इस घराने की बहू हूँ और तुम्हें पता है मैं जिस पद पर बैठी हूँ उसे अफेंड करने की तुम्हारी औकात नहीं है। इस समय वह पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। वहीं उसके मुंह से यह सब शब्द सुनकर ओलिविया को गुस्सा आ जाता है। वह बोलती है, तुम्हें पता है तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात मेरे पैरों में है, तुम उसी के बराबर हो। और रही बात सत्ता की, तो यह सत्ता हमेशा से राजकुमारी का था और यह राजकुमारी का ही रहेगा। और आज के बाद आप सभी लोग सुन लो, यह गद्दी मेरी है, इसे कभी कोई मुझसे नहीं छीन सकता है। उसकी बातों को सुनकर एलिनोर का सब्र जवाब दे जाता है। वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, तुम होती कौन हो इसे अपना कहने वाली? यह सिर्फ राजघराने की है और राजघराने के लोग ही इसे अपना बोल सकते हैं। तुम बाहरी लड़की इस पर अपना कोई अधिकार नहीं जमा सकती हो। उसकी बातों को सुनकर क्वीन जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, हाँ, इस पे बाहरी कोई अपना अधिकार नहीं जमा सकता है, पर यहाँ की राजकुमारी तो इस पर अधिकार जमा सकती है। इतना कहकर वह अपने चेहरे से मास्क हटा देती है तो उसके पीछे इतना खूबसूरत चेहरा होता है जिसे देखकर वहाँ खड़े सारे लोग जो बस खामोशी से तमाशा देख रहे थे वह आश्चर्य से देखने लगते हैं। तभी उसमें से एक सीनियर व्यक्ति वह बोलता है, अरे यह तो राजकुमारी है, क्योंकि उसने कानूनी कागजातों को बनाने के लिए कई बार राजकुमारी से मुलाकात की थी। जैसे ही उसके मुंह से यह शब्द निकलता है सभी आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगते हैं। उसके कहने का क्या मतलब है? वहीं एलिनोर घबराते हुए बोलती है, यार आप क्या बोल रहे हैं? आपके कहने का क्या मतलब है? तो वह मुस्कुराते हुए बोलता है, यह हमारी राजकुमारी हैं। क्या आप लोगों ने इन्हें नहीं पहचाना? ताज्जुब होती है, आप अपने घर के ही बच्चों को नहीं पहचान रहे हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप इस घर के सदस्य हैं? अब बाकी के लोग भी जब जान जाते हैं कि क्वीन ही उसकी राजकुमारी है तो वह लोग जल्दी से अपना पर्दा बदलते हैं, क्योंकि हकीकत तो यही है, यह सत्ता क्वीन का है और यह सत्ता राजकुमारी का है। और जब राजकुमारी ही क्वीन है तो फिर दुनिया की कोई ताकत अब उन्हें यहाँ से हटा नहीं सकती है। और वैसे भी क्वीन के आगे किसी की बोलने की कोई हिम्मत ही नहीं है, तो फिर यह लोग क्या हैं? और जब क्वीन ही उनकी राजकुमारी है तो उन्हें इससे कोई परहेज नहीं था। यह तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया था। उनकी सुरक्षा ऐसे हाथों में रहेगी जिसे कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर सकता है। वह सभी लोग तुरंत ही झुककर क्वीन को ग्रीट करते हैं और उसकी जय बोलते हैं। यह सब देखकर एलिनोर पूरी तरह से पागल हो जाती है। उसने इस सत्ता को पाने के लिए 20 सालों तक मेहनत की और आज जब अंतिम दिन
यह सत्ता उसके हाथ में लगने वाली थी तो सब कुछ बर्बाद हो गया। वह गुस्से से चिल्लाते हुए अपने पॉकेट से गन निकालती है जो हमेशा वह अपने पास रखती है और ओलिविया को शूट करने के लिए जैसे ही उसकी ओर करती है तब तक में एक साथ कई गोलियां आकर उसके सीने को छल्ली कर देती है, क्योंकि उन लोगों को पहले से ही अंदाजा था कि यह ऐसा ही कुछ करने वाली है, जिस वजह से ओलिविया के सारे दोस्तों की आंखें गिद्ध की तरह उस पर गड़ी हुई थी। वह जानते थे कि यह एक घटिया औरत है और यह किसी भी हद तक जा सकती है, और जैसे ही वह देखते हैं कि वह अपनी जेब से कुछ निकाल रही है उन्हें तुरंत ही अंदेशा हो जाता है और वह तुरंत ही अलर्ट हो जाते हैं, इससे पहले कि वह अपने हाथों को उठाकर तेजी से उधर घुमा भी पाती और ओलिविया को शूट भी कर पाती। इससे पहले ही वह लोग उस पर फायरिंग कर देते हैं। यह सब पुलिस के सामने होता है, जिसे देखकर एक पल के लिए तो वह लोग भी हैरान हो जाते हैं। उनकी आंखों के सामने ही वह राजकुमारी को शूट करने वाली थी। यह बहुत बड़ा बवाल हो जाता। अगर राजकुमारी को एक भी गोली लग जाती तो वह तुरंत ही अपनी पोजीशन में आते हैं और चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। वहीं बाकी के पुलिस वाले मेकर और उसके दोनों बच्चों को भी घेर लेते हैं। वहीं मेकर अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसे उसके मरने का कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसे अब समझ में आ गया था वह एक घटिया औरत थी जिसने उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। एक राजघराने को जो दुनिया में सबसे बड़ा होता है और जिसकी काबूलियत के चर्चे पूरी दुनिया में होते हैं, जो अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर पूरी दुनिया को चलाता है, आज वह एक औरत से ठगा गया था, जिस वजह से उसे खुद पर शर्मिंदगी आ रही थी। उसने अपने परिवार का नाम डुबा दिया था। आखिर में आज वह खुद ही सोचता है कि सच कहते हैं राजघराने का खून राजघराने का ही होता है, और उसकी रगों में तो पता नहीं किस घटिया इंसान का खून बह रहा है, जिसे राजघराने में लाकर उनके सर थोप दिया गया था। आज सच में उसे खुद की जान लेने की चाह हो रही थी। अगर उसके पास इस वक्त गन होता तो वह खुद को ही शूट कर लेता। वही उसके दोनों बच्चे वह बस अफसोस से अपनी माँ को देख रहे थे। जेम्स और लुका ने साफ साफ देखा था कैसे उसकी माँ राजकुमारी को शूट करने वाली थी। यह बहुत ही गलत था। वह लोग इस काम में कभी भी अपनी माँ का साथ नहीं देने वाले थे, लेकिन ठीक ही हुआ जो उसकी माँ को शूट कर दिया गया, वरना वह पता नहीं कौन सा अनर्थ करती। वहीं उनकी नज़र ओलिविया पर पड़ती है, एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की जो बिल्कुल परी की तरह दिख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल नीली थी। उसे देखते हुए उन दोनों के दिल में ठंडक उतर रही थी। भले ही वह उसे कभी अपना भाई ना माने, लेकिन वह लोग उसे हमेशा ही अपनी बहन मानेंगे। वह लोग अब भी खामोश थे। उन लोगों ने अपने मुंह से अभी भी कुछ नहीं निकाला था, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था उनके कहने से अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी उसके माँ बाप ने किया है वह एक बहुत ही बड़ा जुर्म है, जिसकी सज़ा तो उन्हें मिलेगी, और उन लोगों ने भी उसमें उनका बराबर साथ दिया था। इस वजह से वह बिल्कुल ही खामोश थे। उनके पास बोलने को कोई शब्द नहीं था। थोड़ी ही देर में पुलिस उन सबको ले जाने लगती है। तब मेकर ओलिविया की ओर मुड़ता है और अपनी जगह पर घुटनों के बल बैठ जाता है और हाथ जोड़कर बोलता है, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना राजकुमारी। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं तुमसे माफ़ी भी मांग सकूँ।
मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है, उसकी सजा मुझे मौत मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने उन गुनाहों को करने के बाद अब जिंदा नहीं रह पाऊंगा। हर पल मुझे यह दर्द सताता रहेगा कि मैंने अपनों के साथ ही कैसा धोखा किया था। आज मुझे समझ में आ रहा है कि जब अपने धोखा करते हैं तो कितनी तकलीफ होती है। यह बोलते वक्त उसके आंखों में आंसू था। आज सच में उसे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। आखिर में वह उनका परिवार था और उसने अपने हाथों से अपना पूरा परिवार बर्बाद कर दिया था। वही ओलिविया बोलती है कि फिक्र ना करो, तुम्हें मौत की सजा तो जरूर मिलेगी, क्योंकि तुम वह आस्तीन में छुपे सांप थे जिसने हमारा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। इस राजघराने को अंत करने वाले थे। हमारी परंपरा, हमारे परिवार, हमारा सब कुछ खत्म होने वाला था। लेकिन अब फिक्र ना करो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपने इस परिवार को हमेशा सुरक्षित रखूंगी। वह पुलिस वालों को इशारा करती है। वहीं वह पुलिस वाले उसे अपने साथ ले जाते हैं। वह इस समय एलिनोर को मरने नहीं देना चाहती थी। वह बहुत ही कड़ी जान थी, अभी भी उसकी सांसें चल रही थी। उसने तुरंत ही अपने लोगों को ऑर्डर दिया कि इसे ले जाओ और चाहे जितना ट्रीटमेंट करना हो, चाहे जैसे करना हो, पर इसे जिंदा जरूर बचा कर रखना। वह उसे इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकती थी। इतनी आसान मौत उसने उसके लिए नहीं सोचा है। आखिर में उसने उनसे 20 सालों तक तड़पाया है। उसकी सज़ा इतनी कम नहीं होनी चाहिए। उसने अपने चाचा के लिए भी अच्छी सज़ा ढूंढ रखी थी। हर रोज़ उसे महल में जानवरों की तरह हर रोज़ उसे जेल में जानवरों की तरह काम करवाया जाने वाला था, और उस पे भी खाने के लिए बस एक वक्त का खाना और तरह तरह से टार्चर करना, यही उसकी ज़िंदगी होगी। और उसने उन दोनों लड़कों के लिए सभी सुख सुविधा छीन ली थी और उन्हें पूरे 10 सालों तक जेल में डालने का फरमान जारी कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियां की थी और अपने कीमती वक्त को उन्होंने संजोकर नहीं रखा था। जिस वक्त पर उन्हें कुछ करना चाहिए, कामयाब होना चाहिए, उस वक्त वह षड्यंत्र रच रहे थे। तो अब यह बेशकीमती पल उनसे छीन लिए गए थे। फिलहाल उन्हें खाने पीने की उसने कोई तकलीफ नहीं रखी थी, लेकिन उतना ही दिया था जितना एक साधारण से इंसान के जीवन में होना चाहिए। यहाँ सब कुछ खत्म करने के बाद वह तुरंत ही अपने दादा दादी के पास जाती है। वहीं उसके दादा दादी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दादाजी उससे बोलते हैं सब कुछ खत्म हो गया। तो वह मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ सब कुछ खत्म हो गया, अब सब कुछ ऐसे ही चलेगा जैसे पहले से चलता आ रहा था। यह बोलते हुए वह बोलती है कि अब जाकर मैं अपने माँ बाप की बरसी करूँगी, अब जाकर उनके आत्मा को शांति मिलेगी। यह बोलकर वह तुरंत ही अपने लोगों को ऑर्डर देती है पूजा की तैयारी करने के लिए। दूसरे दिन एक बड़ी पूजा रखी जाती है जिसमें उनके माँ बाप का श्राद्ध किया जाता है और उनके अस्थियों को विसर्जित किया जाता है। फिलहाल वह लोग तो क्रिश्चियन थे, लेकिन उसकी माँ हिंदू थी और वह चाहती थी कि उसका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से ही किया जाए, जिस वजह से उनके पति ने भी अपने लिए यही चुना था। वह दोनों को अच्छे से अंतिम विदाई देती है। इस वक्त उसकी आंखें भरी हुई थी। आज उसने अपना बदला पूरा कर लिया था। वहीं दूसरी ओर रुद्र, जो धीरे धीरे पूरी तरह से बीमार हो गया था। 1 महीने गुजर गए थे, लेकिन वह न तो ठीक से खाता था, न सोता था और न ही ऑफिस जाता था और अपने कामों को संभालता था। वहीं उसके
तीनों दोस्त उसके कामों को संभाल रहे थे। प्रणव, अर्णव और यतीन उसके ऑफिस का सारा काम देखते थे। दादाजी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें पता चल चुका था कि मन्नत वही लड़की थी जिसे वह पिछले 5 सालों से ढूंढ रहा है। लेकिन अब क्या किया जा सकता था? उसने अपने हाथों से ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसे इस तरह से घुट घुट कर मरता हुआ उसका पूरा परिवार देख रहा था, पर वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। वहीं वह हमेशा घर से बाहर रहता था जिससे कि वह मन्नत की यादों को भूल जाए। और जब घर लौटता था तो वह इतना ज़्यादा शराब पिए हुए होता था जिससे उसे होश ही नहीं रहता था। कल रात भी उसने इसी तरह शराब पिया और अपने कमरे में बेसुध होकर ज़मीन पर ही लेट जाता था, क्योंकि अब उसे उस बिस्तर को देखकर चिढ़ होती थी जिसमें उसने कभी भी मन्नत को बैठने तक नहीं दिया। उसे याद आ रहा था कैसे उसने उसे पहले दिन घसीटकर ज़मीन पर फेंका था। यह सब सोचते हुए वह तो उस ओर देखना भी नहीं चाहता था। अब भाई, जब कारनामा तुमने किया था तो फिर इतना अफसोस क्यों कर रहे हो? वहीं सुबह उठकर उसे अपने सर में तेज दर्द होता है तो वह पानी लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तो देखता है कि उसके पानी के जग में पानी नहीं था। यह देखकर वह धीरे से अपनी जगह से उठता है और पानी लेने के लिए किचन की ओर बढ़ जाता है। वहीं इस वक्त नाश्ते की टेबल पर सभी लोग बैठे थे। नाश्ता तैयार था, वह बस खाने ही जा रहे थे। जैसे ही वह लोग उसे देखते हैं तो सबकी आंखें नम हो जाती है। अक्षत को भी अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। यह सब उसके भाई का किया धरा था जिसे वह झेल रहा था। उस रुद्र एक सेकंड के लिए भी उन लोगों की तरफ अपनी नज़रें उठाकर नहीं देखता। वह सीधा किचन में जाता है और पानी लेने के लिए वह अपना जग भरने लगता है। तभी अचानक से वहाँ काम कर रही एक सर्वेंट, जो रुद्र को देखकर पूरी तरह से डर गई थी, उसका हाथ जल जाता है और उसके मुंह से आह निकल जाती है, जिसे सुनकर रुद्र उसकी ओर देखता है तो अपने हाथों को पकड़कर उस पर फूंक मार रही थी। जैसे ही रुद्र यह देखता है तो उसे वह पल याद आ जाता है जब उसने मन्नत के हाथों को जलाया था। यह सोचते ही उसका पूरा शरीर कांप जाता है। वहीं वह लेडीज जो गैस पे तावा रख के रोटी बनाने जा रही थी, इस वक्त तावा बहुत ही ज़्यादा लाल था। वह तुरंत ही रुद्र उस तावा को देखकर धीरे धीरे उसके ओर आगे बढ़ने लगता है और दूसरे ही पल वह अपने हाथों को उस तवे पर रख देता है। इस वक्त उसे दर्द की एक तेज लहर अपने शरीर में महसूस होती है। यह दर्द इतना ज़्यादा था कि बर्दाश्त करने के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपने हाथ नहीं उठाता है, जिससे उसके हाथों की चमड़ियाँ जलने लगती है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। इस वक्त उसके आंखों के सामने बस वही नज़ारा घूम रहा था जब उसने जबरदस्ती मन्नत के हाथों को जलाया था और इसी तरह से उसके हाथों से धुआं तक निकल गया था, जिसके गंध उसके नाकों तक भी गई थी। पर वह इस तरह से पागल हो गया था कि उसे उसका दर्द नहीं दिखाई दे रहा था और इस इंतहा दर्द की वजह से वह दर्द की वजह से ज़मीन पर गिर गई थी और छटपटाने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों से वह भी नहीं दिखाई दिया था और उसे इसी तरह तड़पता हुआ छोड़कर वह चला गया था। यह सब सोचते हुए उसका कलेजा फटा जा रहा था। वहीं सर्वेंट जो यह सब देखती है, उसके मुंह से चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुनकर सभी लोग भागकर किचन में आते हैं तो देखते हैं
कि रुद्र क्या पागलपन कर रहा है। अक्षत भागकर जाता है और रुद्र के हाथों को वहां से हटाता है। रुद्र का हाथ बहुत ही बुरी तरह से जल गया था, उसमें बड़े बड़े फफोले पड़ गए थे और उनकी चमड़ियां फटकर बाहर निकल गई थी, जिससे अंदर का लाल खून से भरा भाग दिखाई दे रहा था। यह दृश्य देखने में बहुत ही भयानक था। दूसरे ही पल अक्षत को भी याद आता है कि मन्नत का हाथ भी इसी तरह से जला हुआ था। वह समझ जाता है कि किचन में आने पर उसके भाई को शायद वह पल याद आया हो और वह इस दर्द को खुद ही महसूस करना चाह रहा हो। यह सब सोचते हुए वह अफसोस से रुद्र की ओर देखता है, जिसके आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह एकटक अब भी उस तवे को देख रहा था जिसमें उसके हाथों की चमड़ियां छपटी हुई थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। वह धीरे धीरे कर उसमें जल रहा था। उसकी बदबू चारों तरफ फैली हुई थी। तुरंत ही सब लोग रुद्र को लेकर बाहर आते हैं। वहीं कार्तिक जल्दी से डॉक्टर को फोन करता है। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर उसका हाथ देखते हैं तो देखकर वह भी हैरान हो जाते हैं, इतनी बुरी तरह से वह कैसे जल गया। वह वहां पूछता है लेकिन कोई कुछ जवाब नहीं देता है, तो वह जान जाता है शायद कुछ ऐसा है जो उसके पूछने लायक नहीं है, इसलिए वह खामोश हो जाता है और वह जल्दी जल्दी उसके जले को साफ करने लगता है और उस पर दवा लगाने लगता है। उसने उसे जल्दी से इंजेक्शन दे दिया था जिससे उसे दर्द ना हो, लेकिन इस वक्त जो दर्द उसके दिल में हो रहा था उसकी कोई दवा नहीं थी। रुद्र के आंखों के सामने अभी भी वह नज़ारा घूम रहा था, जब इतना दर्द देने के बावजूद उसके आंखों से आंसू छलककर बाहर नहीं आए। उसका दिल तड़पते हुए अपने आप ही बोल उठता है कि क्यों 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 तुम्हारे आंखों से आंसू बाहर नहीं आते थे? क्यों तुम ऐसा करती थी? क्यों तुम्हारे अब वह आंखें मुझे हर पल जिंदा नहीं रहने दे रहे हैं, मेरी सांसों को रोक रहे हैं? क्यों ऐसा था? क्या हुआ था आखिर में तुम्हारे साथ? इतना ऐसा कितने दर्द तुम अपने सीने में ली हुई थी, मैं क्यों नहीं देख पाया? मैं बहुत ही अभागा हूँ जिसने अपने हाथों से अपनी दुनिया उजाड़ दी। यह सब सोचते हुए अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है और दूसरे ही पल वह बेहोश हो जाता है। यह दर्द उसके लिए बहुत ज़्यादा था। वह पल पल घुट घुट कर मर रहा था। वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सबसे ज़्यादा तो तकलीफ उसे अपने करनी पर हो रहा था, जो उसने मन्नत के साथ व्यवहार किया था। यह चीज़ उससे अब बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। आखिर में वह ऐसा नीच इंसान बन गया था जिसने अपने हाथों ही अपने प्यार को हर रोज टॉर्चर किया था। वहीं अक्षत जब देखता है कि रुद्र बेहोश हो गया है तो वह जल्दी से उसे किसी तरह से उठाकर उसके रूम में ले जाता है। इस वक्त हाल में सभी लोग बैठे थे। सभी के चेहरे पर चिंता नजर आ रही थी। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वह लोग क्या करें। दुख और तकलीफ तो उन्हें भी था, पर वह जी तो रहे थे, लेकिन रुद्र तो जिंदा ही नहीं था। उसके अंदर जान तो थी, पर जीने की इच्छा नहीं थी। अक्षत ने सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। वह फिर से रुद्र को जीना सिखाएगा और उसके लिए वह क्या करेगा यह तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन रुद्र को हर दिन ऐसे घुट घुट कर मरता हुआ देखकर अब यार आप सभी लोग बताओ, क्या आपको अच्छा लग रहा है? क्या रुद्र को इससे और ज़्यादा टॉर्चर करना चाहिए या फिर अब बस करते हैं, इतना बहुत हो गया? तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, जिससे मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड
बना सकूं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में।